हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से चल रही होगी, सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि आप हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी हैं, हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं है। साहित्य, व्याकरण, बहुत कुछ एक जैसा मिलता है। बस लिमिट है, कुछ बातें, कुछ प्रश्न हाई स्कूल में है जो आपको इंटर में भी मिलेंगे, लेकिन इंटर वाले हाई स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। तो आज की जो ये क्लास है, आज का ये जो वीडियो है, आज का जो ये सेशन है, ये कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए है। और ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको 95 प्लस नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको लिखना बताऊंगा कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, और लेकिन अगर उन चारों विकल्पों को आपने हल कर लिया तो परीक्षा में किसी भी विकल्प से संबंधित कोई बात यदि आती है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, अपनी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक ज़रूरी बात, एक ज़रूरी सूचना कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपके बहुत इष्ट मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र जो इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, उन परीक्षार्थियों को जरूर सेंड करिएगा। एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 95 प्लस जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 यानी मिशन 2022 की तैयारी है यूपी बोर्ड परीक्षा की। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, सब्जेक्ट है हिंदी। और ये जितने प्रश्न आज बताए जाएंगे, जो भी पेपर आज हल करवाया जाएगा, इसको आप लास्ट में देखिएगा। यदि आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं लिया है तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर नोट करते जाइएगा, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हिंदी में भी दो तरीके के विद्यार्थी, एक साइंस साइड वाले और आर्ट साइड वाले। तो ये पेपर सामान्य रूप से सामान्य हिंदी का है, लेकिन यदि आप आर्ट साइड पढ़ते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स सामान्य हिंदी में कम है और साहित्य में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा व्याकरण जो है वो सेम है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की हम तैयारी करने जा रहे हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा। उनके 4 विकल्प हैं, उन विकल्पों पर मैं डिस्कशन करूंगा, उनकी व्याख्या करूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज की जो क्लास है, आज का जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को हमने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक भाग में हम क्या करेंगे, एक भाग में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य से जितने संबंधित पाठ हैं उन सभी पाठों को, साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। और जो दूसरा भाग होगा उसमें संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत के पाठों को हम देखेंगे। यानी एक पार्ट में पूरा व्याकरण आ जाएगा और संस्कृत वाला भाग आ जाएगा, शेष बचा हुआ भाग हमारे फर्स्ट भाग में आ जाएगा। ठीक है, शेष बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारे फर्स्ट भाग में आ जाएगा, जिसमें काव्यांजलि भी आ जाएगी। ठीक है, कहानी की किताब भी आ जाएगी उसी में, और उसी में गद्य गरिमा भी आ जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है,
देखिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, छोड़कर भागना नहीं है। अगर आप 90+ नंबर लाना चाहते हो तो, और यदि नहीं लाना चाहते हो तो वही कोई रोक नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आप कॉपी कलम ले लीजिए और नोट कर लीजिए। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, ये क्या है, ये है निबंध। ये क्या है, ये है निबंध। बहुत ध्यान देना है। देखिए अगर ये आता है कि शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है, तो आपको सबसे पहले पता चल गया ये निबंध विधा की रचना है। अब ये कहा जा रहा है कि इस निबंध के लेखक कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों को मैं बता दे रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश और संपूर्णानंद। ठीक है, मोहन राकेश, संपूर्णानंद, और इसका जो चौथा विकल्प है वो क्या है, वो है राय कृष्ण दास। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, वो है संपूर्णानंद। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसने लिखा है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध लिखा है संपूर्णानंद ने। अब मैं जिन प्रश्नों को बोलूंगा उन प्रश्नों को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं यदि बोर्ड पे लिखूंगा तो ज़्यादा देर होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या करना है, मैं उन सभी विकल्पों पर डिस्कशन करते चलूंगा और प्रश्नों को बोल दूंगा, उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या आता है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। अब सब लोग जान गए होंगे, क्योंकि लल्लू लाल जो है इनकी रचना क्या है। तो लल्लू लाल की रचना क्या है, लल्लू लाल की रचना 4 विकल्प दिए गए हैं। सुख सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, और जो हमारा चौथा विकल्प है वो है परीक्षा गुरु। चौथा विकल्प क्या है, परीक्षा गुरु। तो आप जान गए होंगे लल्लू लाल की रचना क्या है, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर। अब अगर हम बात करें कि सुख सागर किसकी रचना है, तो सुख सागर है मुंशी सदासुख लाल की रचना। सुख सागर किसकी रचना है, मुंशी सदासुख लाल की रचना है। इसका जो अगला इसी में और जो विकल्प है, जैसे परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्री निवास दास। ठीक है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्री निवास दास। और जो अगला विकल्प है इसका, रानी केतकी की कहानी, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों को हमने बता दिया है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अब 4 विकल्प दिए गए हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव। किसके रचनाकार पूछा जा रहा है, आवारा मसीहा के। ठीक है, आवारा मसीहा। तो जो आवारा मसीहा है ये किस विधा की रचना है, ये है जीवनी। किस विधा की रचना है, जीवनी। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और ये किसकी जीवनी है, तो ये है शरत चंद्र की जीवनी। किसकी जीवनी है, शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक, किसकी जीवनी है, शरत चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी है, किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसकी जीवनी है, तो शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। किसके लेखक पूछा जा रहा है,
बाणभट्ट की आत्मकथा, ये एक रचना है और इसके जो लेखकों को बताया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा, ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। ये क्या है? ये है उपन्यास। ठीक है, ये क्या है? ये है उपन्यास। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, कामायनी किस युग की रचना है? अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? छोड़कर मत भागिएगा, अगर निकल गए तो समझ लीजिए जो 90+ का हमने वादा किया है फिर वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। यदि कहीं पर कुछ पूछना है, कोई सूचना है, कोई शिकायत है तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जो भी परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने के लिए इस बार बिल्कुल तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर जरूर करिएगा। थोड़ी देर हो सकती है, सेशन लंबा चल सकता है, लेकिन सेशन लंबा चलेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, इसलिए आपको छोड़कर जाना नहीं है। ठीक है, हमने प्रश्न क्या बताया है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी के विषय में पूछा जा रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? यहां पर युग पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और पूछा गया है प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है कामायनी छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। अब कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कौन है? भगवान शंकर हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कौन है? भगवान शंकर हैं। तो कामायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। और कामायनी है क्या? कामायनी ये छायावादी युग का महाकाव्य है। ये क्या है? कामायनी छायावादी युग का महाकाव्य है। ठीक है, ये जो कामायनी है ये छायावादी युग का महाकाव्य है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इसमें 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं, मन, श्रद्धा, ईड़ा। ये 3 पात्र हैं और ये इन तीनों पात्रों को क्या माना गया है? मन को मानव, श्रद्धा को हृदय और ईड़ा को बुद्धि, ये प्रतीक माना गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें 3 पात्र हैं, मन, श्रद्धा और ईड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि इतना सारा कुछ स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का है? प्रगतिवाद युग के लेखक के विषय में पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और उन चारों विकल्पों को हम देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। देखिए, पहला विकल्प है अग्रदास। हाँ, एक काम और करना है आपको, यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर नोट करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्नों की श्रृंखला जो है इसको अगर अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है,
निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? प्रगतिवाद की बात की जा रही है कि प्रगतिवादी युग के कौन है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? इसका जो सही विकल्प है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ये है प्रगतिवादी। ये किस युग के हैं? ये है प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। और बाकी जो तीन नाम बताए गए हैं जिनमें अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं, तो ये तीनों किस युग के हैं? ये तीनों हैं भक्ति काल के। ये तीनों किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, अब देखते हैं ना, तार सप्तक के विषय में जानते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन, किसका प्रकाशन पूछा जा रहा है? तार सप्तक का प्रकाशन। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, चार विकल्प दिए गए हैं, 1941 ईस्वी में, 1943 में, 1954 में, 1947 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? इसका जो सही विकल्प है वो है 1943 में। 1943 ईस्वी में क्या हुआ है? तार सप्तक का संपादन हुआ है। ठीक, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में। अच्छा, इसका प्रकाशन किया किसने? इसका प्रकाशन किया है अज्ञेय जी ने। किसने किया है? अज्ञेय जी ने। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसका संपादन किसने किया? अज्ञेय ने किया। और ये सप्तक है क्या? इसमें 7 कवियों की जो कविताएं हैं, ठीक है, इसमें 7 कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया है और 7 कवियों को शामिल किया गया है, उन्हीं को बनाया गया है तार सप्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। विकल्प को ध्यान से सुनिएगा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती और कामायनी, 4 रचनाओं को बताया गया है। प्रिय प्रवास और क्या है? भारत भारती, साकेत, कामायनी, ये 4 रचनाएं हैं। इन 4 रचनाओं में पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। ठीक है, तो इन चारों रचनाओं को हम यहां पर देखिए नोट कर दे रहे हैं। क्या है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती और कामायनी। तो देखिए क्या कहता है कि कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। तो जो रचना द्विवेदी युग की नहीं है हमको वो बताना है। देखिए कामायनी जो है ये द्विवेदी युग की नहीं है। ये किस युग की है? ये है छायावादी युग की। ये किस युग की है? छायावादी युग की है। बाकी ये तीन की तीनों रचनाएं जो हैं ये किस युग की हैं? ये हैं द्विवेदी युग की। ये किस युग की हैं? ये हैं द्विवेदी युग की। ये पूछा जा रहा द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, इसलिए द्विवेदी युग की नहीं है। बाकी 3 रचनाएं जो देख रहे हैं ये 3 के तीनों रचनाएं किस युग की हैं? ये द्विवेदी युग की रचनाएं। अब प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, ये है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत जो है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और भारत भारती किसकी रचना है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अच्छा, कामायनी किसकी रचना है? अभी अभी बताए हैं इसको हम। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है?
फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। क्या नहीं है? महाकाव्य नहीं है। अब महाकाव्य में क्या क्या नहीं, देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। एक है रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस। दूसरा है साकेत, तीसरा है पद्मावत और चौथा है यामा। ठीक है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है और सही क्या है, कौन सा विकल्प महाकाव्य नहीं है। ये बात जरूर ध्यान देना, नहीं है। तो इसमें से जो यामा है ये महाकाव्य नहीं है, यामा जो है ये महाकाव्य नहीं है। अच्छा, यामा किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा की रचना। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साकेत किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और रामचरितमानस किसकी रचना है? ये है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, अब बात करें कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 8 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और रामायण में कितने कांड हैं? 8 कांड हैं। अब यहाँ पर जो छोटे वाले प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए कुछ बड़े प्रश्न बचे हैं और उन बड़े प्रश्नों में व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो उन व्याख्यात्मक प्रश्नों को हम जो खंड काव्य हैं, जो गद्य काव्य हैं, उन सबको हम पढ़ करके बताए दे रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बताए दे रहे हैं। आप उन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या किया गया है, इसमें 5 गुणे 10 किया गया है, 5 गुणे 2 बराबर 10 किया गया है। इसका मतलब है इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। और इस गद्यांश में कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो गद्यांश को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और उसके उत्तर आपको नोट कर लेना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब इसमें जो 5 प्रश्न अभी बताए हैं, तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़िएगा और प्रश्न हम बताए दे रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो इसका जो संदर्भ में क्या है, हमको लेखक का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, संदर्भ में लेखक का नाम, पाठ का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये संदर्भ हो गया। फिर धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको जब पैराग्राफ मिलेगा तो उसमें रेखांकित होगा। ठीक है, अंडरलाइन होगा। उस अंडरलाइन पंक्तियों की क्या करना होगा? व्याख्या करना होगा। तो उसकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? ठीक, ये इतना हो गया। अब ये जो गद्यांश हैं, 2 गद्यांश रहेंगे। इसमें से तुमको एक का उत्तर देना होगा। 2 पद्यांश रहेंगे, एक पद्यांश का उत्तर देना होगा। ठीक है, एक पद्यांश का उत्तर देना है। इसमें मिस्टेक नहीं करना है कि कुछ छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है।
इसी का दूसरा जो गद्यांश है वो क्या है, उसको हम अथवा में भी देख लेते हैं। अशोक का फूल उस मस्ती में हंस रहा है, अपने पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है और पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती है। वह अवस्था में उदास भी नहीं करती है। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो वही सारे प्रश्न हैं, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसीलिए हमने शुरू में आपसे बताया था, प्रारंभ में बताया था कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न हो उन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। फिर देखते हैं, अभी ये गद्यांश के थे, अब हम पद्यांश देखते हैं। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पद्यांश है वो क्या है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर तुमको क्या करना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न है इसी का, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और फिर अगला प्रश्न है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इस प्रश्न का उत्तर देना है। राई भर भी अंताप न करने पाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। इन पंक्तियों की व्याख्या करना है और इन पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये इतना कुछ इस पद्यांश से हो गया। और इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, तो एक पद्यांश और देख लेते हैं। लेकिन आपको जाना नहीं है, एक पद्यांश और देख लेते हैं, ताकि इनमें से कोई भी पद्यांश आए तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अभी जो पद्यांश हमने बताया है उस पद्यांश का अगर संदर्भ लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है।
प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ये इतना आपको नोट कर लेना है, ढूंढ के लिख लेना है। अलंकार हम बताए दे रहे हैं, अलंकार में क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है पवन दूतिका से। पवन दूतिका किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ठीक है, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा, ढूंढ करके आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे आपको उतना याद होता चला जाएगा। परीक्षा में आप आसानी से वैसे ही लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और ये आपको लगभग कितना लिखना है? लगभग 80 शब्द में लिखना है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय कितने शब्दों में होना चाहिए? लगभग 80 शब्दों में। 3 लेखकों का रहेगा और 3 कवियों का रहेगा। ठीक है, 3 लेखकों में से एक का जीवन परिचय लिखना है और कवियों में से एक का लिखना है। यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए, जो मॉडल पेपर है बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों में से आपको एक तैयार कर लेना है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन तैयार कैसे करना है? उसको लिख करके तैयार करना है, नोट करके तैयार करना है। अगर आप लिख करके नोट करके तैयार करते हैं तो वो आपको याद हो जाता, फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। कवियों में किसको किसको बताया गया है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इतने ये जो 3 नाम दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों हो सके तो तीनों कवियों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको फिर मिल सकते हैं। ये प्री बोर्ड परीक्षा में भी मिल सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी मिल सकते हैं। आगे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ध्रुव यात्रा अथवा करके लिखना है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। एक करना है, चाहे अथवा वाला करिए या पहला वाला करिए। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन जो पुस्तक आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, जो पुस्तक आपको पढ़ाई जाती है आपको उसी पुस्तक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है, क्योंकि अलग अलग जिलों में मंडल वाइज किताबें अलग अलग चलती हैं। इसलिए आपके जिले में जो किताब पढ़ाई जाती है, प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए, किताब आपको श्रवण कुमार खंड काव्य से मिलेगी। श्रवण कुमार से 2 प्रश्न रहेंगे, रश्मिरथी से 2 प्रश्न रहेंगे, मुक्ति यज्ञ से 2 प्रश्न रहेंगे, त्यागपथी से 2 प्रश्न रहेंगे, आलोक वृत्त से 2 प्रश्न रहेंगे, और सत्य की जीत से। आपको जो किताब पढ़ाई जाती है, ठीक है, अगर आपको त्यागपथी पढ़ाई जाती है तो आपको क्या करना है? इस त्यागपथी किताब से संबंधित तुमको उत्तर देना है। अब जैसे त्यागपथी है, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इतने ही प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस मॉडल पेपर को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। तो इन 2 भागों में आपको क्या करना है? एक भाग मैंने यहीं पर कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैंने 35 मिनट में कम से कम, जानते हो कितने नंबर का काम कर दिया है? 35 मिनट में 75 नंबर का काम आपका पूरा हो गया है। ठीक है, लेकिन जो आगे शेष बच रहा है, थोड़ा सा समय उसमें जरूर लगेगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, और उसका लिंक हमने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए और वहीं जाकर के इसके दूसरे भाग को हल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका दूसरा पार्ट देखते हैं।